स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनीता कुठारी। बच्चों, अपन ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट शुरू किया था। उसमें हमने कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वॉन डेर वाल्स रेडियस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी किसी आयन के अंदर जो होती है वो कहलाती है आयनिक रेडियस। ओके, सो आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर इलेक्ट्रॉन इन एन आयन। किसी आयन में नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी है वो कहलाती है आयनिक रेडियस। ओके, अब आयनिक जो आयन्स होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन, एनायन, है ना। तो आपको पता है कि जो कैटायन होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, और एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, राइट। अब कैटायन को जो आकार है वो छोटा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, है ना। जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही है, तो नाभिक पर आकर्षण वैसे बढ़ता जाता है। मीन्स अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस या अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, है ना, वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम हो गई और इसलिए इसका आकार छोटा हो गया। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जनरली जब भी पॉजिटिव आयन बनता है तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसलिए शेल की संख्या में कमी आ जाती है। मीन्स नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेस, जो शेल की संख्या होती है उसमें कमी आती है और इसी कारण से कैटायन का आकार छोटा होता है। बट इन केस ऑफ एनायन, अगर हम एनायन का बात करें तो एनायन के केस में क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना, और इसलिए हम कहेंगे अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का आकर्षण है, या अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर क्या हो जाता है? आप क्या कहोगे उसको? क्योंकि कम हो गया, क्योंकि प्रोटॉन तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, और यही कारण है कि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो कुल मिला के हम कहेंगे कि कैटायन का आकार छोटा होता है जबकि एनायन का साइज बड़ा होता है। कैटायन का आकार छोटा होने का कारण हमने बताया कि एक तो शेल की संख्या में कमी आ गई, और दूसरा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है। जबकि एनायन के केस में हमने देखा कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, इसका मतलब प्रोटॉन तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही है। ओके, तो नाभिक पे आकर्षण, उसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे इतना आकर्षण नहीं हो पाता और इसलिए एनायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ओके, नाउ वी कम, अगर हम ये देखें इसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ऑफ आयंस, तो देखो आप ध्यान से कि अगर मैं आपको बताऊं जैसे ये पोटेशियम है, ये आर्गन है और ये क्लोरीन है ना, तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है ना, लेकिन इनमें प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी नाभिक पे क्या होगा? आकर्षण भी बढ़ता जाएगा, है ना, और साइज कम हो गया, राइट। तो अगर हम इनका साइज देखें तो आप ये देखोगे कि इस तरह से इसका साइज है, इसका साइज सबसे बड़ा है। समझ गए ना? क्योंकि एनायन है तो इसका साइज सबसे बड़ा है, कैटायन है तो इसका साइज क्या है? बहुत ही छोटा है ना। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। इसी तरह से मैं आपको एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज देती हूँ, ऑक्सीजन, है ना, मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ओके, देन सोडियम, Na+, है ना, देखो सब एक ही सीरीज में आ रहे हैं, देन मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, है ना, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, राइट, क्योंकि समान संख्या में इनमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन इधर की तरफ जेड बढ़ रहा है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो जिधर की तरफ इनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा साइज उतना कम होता जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि अगर हम ये देखें तो सबसे बड़ा आकार इन एनायन का है, ओके, राइट, तो इसका साइज सबसे बड़ा है और इसका साइज सबसे छोटा है। क्लियर है? बोलो।
तो ये आयनिक रेडियस के बारे में हमने देखा। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई, यानी हम आयनिक रेडियस को कैसे निकालें। ओके, हेडिंग डालिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस को ज्ञात करना। ओके, तो आयनिक रेडियस ज्ञात करने में हमारे साथ दो प्रॉब्लम है। नंबर वन प्रॉब्लम वही कि हम किसी एक आयन को सेपरेट नहीं कर पाते, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट अ आयन फ्रॉम इट क्रिस्टल। क्लियर है, बोलो। किसी आयन को उस क्रिस्टल से अलग करना संभव नहीं है। दूसरी बात, किसी भी आयन में, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस से बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है, तो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहां पर एक कैटायन खत्म हो रहा है और कहां पर एक एनायन शुरू हो रहा है, उस लिमिट को। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यहां देखें तो एक होता है आपका कैटायन और एक होता है एनायन, है ना। ये देखो, जो बड़ा है वो आपका हो गया एनायन, नेगेटिवली चार्ज, और जो छोटा है वो आपका हो गया कैटायन। तो ये जो रेडियस है ये तो हो गई आपकी धनायन की त्रिज्या। ओके, और ये जो ये रेडियस है ये वाली, ये आपकी हो गई ऋणायन की त्रिज्या। क्लियर है, बोलो, है ना, क्योंकि ये नेगेटिवली होगा और ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये तो कि आयनिक त्रिज्या को ज्ञात करने में पहली परेशानी ये है कि आयन को सेपरेट करना मुश्किल है उसके क्रिस्टल से। नंबर टू थिंग कि अगर हम उसको सेपरेट भी कर लें तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस न्यूक्लियस से बाहरी इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक आयन के बाद दूसरा आयन शुरू हो जाता है। क्लियर है, बोलो। एंड नंबर थ्री डिफिकल्टी जो हमारे साथ आती है वो आप ध्यान से सुनिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में तो हमने क्या करा था, ध्यान से देखो बच्चों, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है ना। और क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है तो हमने क्या कहा था कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दो तो ये आपकी कोवेलेंट रेडियस हो गई। क्लियर है, बोलो। लेकिन यहां पर हम ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि ये है इंटर आयनिक डिस्टेंस। क्या है बच्चों? ये इंटर आयनिक डिस्टेंस है ना। सपोज ये ए है, ये बी है ना, तो ये ए और बी के बीच की दूरी है इंटर आयनिक डिस्टेंस ए बी, है ना। क्या होगा? रेडियस ऑफ ए, ओके, एंड रेडियस ऑफ बी, है ना। जो धनायन है और वो ऋणायन है उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। क्लियर है, बोलो। तो अब हमारे को आयनिक रेडियस डिटरमाइन करने में ये परेशानी आ रही है। तो देखो, दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे लैंडे और एक पॉलिंग। उन्होंने जो मेथड दिया वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और वो मेथड क्या है? नंबर वन, लैंडेस मेथड। लैंडेस मेथड, लैंडेस का विधि। लैंडे ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि ऐसा आयनिक कंपाउंड लो जिसमें धनायन की त्रिज्या बहुत छोटी हो और ऋणायन बहुत बड़ा हो, जैसे कि लिथियम आयोडाइड। इसको सेलेक्ट कर लो, कर लिया। ओके, तो जब इसको लिथियम आयोडाइड में हम उसकी त्रिज्या को डिटरमाइन करेंगे तो आप क्या नोट करेंगे? लिथियम आयोडाइड में आप देखेंगे कि ये क्यूबिक होता है। कैसा होता है बच्चों? क्यूबिक होता है। क्यूबिक का मतलब चार जो एनायन होते हैं वो नीचे क्यूब के कोने पे है, चार ऊपर क्यूब के कोने पे है और बीच में लिथियम होता है। ये छोटा सा क्या है? लिथियम। देखो बच्चों, है ना। तो ये देखो, ये क्या हो गया? ये दो आयोडाइड हो गए, है ना। इनके बीच की दूरी हो गई है ना। ये आयोडाइड हो गया आपका, और ये बीच में कौन हो गया आपका? लिथियम हो गया ना। कौन है? लिथियम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे तो लिथियम की जो रेडियस है वो बहुत ही छोटी होती है। लिथियम की रेडियस बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ आयोडाइड। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से या जो भी आपका मेथड है उस टेक्निक से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसके बीच की इंटर आयनिक डिस्टेंस का पता करते हैं। क्या पता करते हैं? इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस का पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज। क्लियर है, बोलो। जब आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस पता पड़ गई, क्या पता पड़ गई? दो आयोडीन की जो है, तो ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी है उसका अगर आप हाफ कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द रेडियस ऑफ आयोडाइड, है ना। अगर आप इस दूरी का आधा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ दिस आयोडाइड आयन। क्लियर है, बोलो। आपको समझ में आई मेरी बात? लैंडेस मेथड ऐसे क्रिस्टल को चूज करता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत ही
छोटा हो। तो अब क्या होगा, जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से जब हम इसकी दूरी का पता करेंगे तो वो दूरी बेसिकली किसकी होगी, आयोडाइड और आयोडाइड के बीच की दूरी होगी, है ना। अब अगर हम इसका आधा कर लें तो हमें क्या मिल गई बताइए, आयोडाइड की रेडियस मिल गई। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? तो वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, सपोज के आई है ना, के आई में आपको मालूम है कि जो टोटल इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है वो कैसे होगा, इसका के आई का इंटर आयनिक डिस्टेंस डी के आई, दैट इज रेडियस ऑफ पोटेशियम एंड रेडियस ऑफ आयोडाइड। क्लियर है बोलो? तो अब आप क्या करोगे इसमें से, अगर आपको आयोडाइड की रेडियस पता है ना, और ये पता है, तो आप किसकी रेडियस निकाल सकते हो बताइए, रेडियस ऑफ के निकाल सकते हो। आ रही बात है समझ में? और थर्ड पॉइंट क्या हुआ, अगर आपको के की रेडियस पता चल गई तो अब आप केसीएल में क्या करोगे बताओ, केसीएल की टोटल डिस्टेंस आपको पता है ना, इसमें से के को माइनस कर दोगे तो आपको किसकी रेडियस मिल जाएगी, क्लोराइड की रेडियस मिल जाएगी। क्लियर है बोलो? तो ये मेथड आपको समझ में आया। लिथियम आयोडाइड का एक क्यूबिक क्रिस्टल होता है, 4 जो आयोडाइड है नीचे है, 4 ऊपर है क्यूब के कॉर्नर पे, और बीच में लिथियम आयन है। और क्योंकि लिथियम का आकार बहुत छोटा है, उसकी रेडियस को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, 2 आयोडाइड के बीच की डिस्टेंस, और ये अगर हमें पता पड़ जाती है तो इसका हाफ करके हम आयोडाइड की रेडियस निकाल लेते हैं। उस आयोडाइड की रेडियस को अगर हम के आई में से माइनस कर दें टोटल दूरी में से, तो पोटेशियम की रेडियस आ जाती है, और इस पोटेशियम की रेडियस को अगर हम केसीएल से माइनस कर दें तो क्लोराइड की रेडियस आ जाती है। ओके बच्चों, सो दिस इज द लैंडेस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई, राइट। नाउ सेकेंड मेथड इज द पॉलिंग्स मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? पॉलिंग्स का मेथड। पॉलिंग्स का मेथड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो नाभिक पर जो रेडियाई होती है किसी भी रेडियस की आयन की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्रभावी नाभिक के आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर आयन इक्वल्स सी अपॉन जेड इफेक्टिव, और आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस एस, वेयर एस इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, और शील्डिंग कांस्टेंट है ना, यानी आवरण स्थिरांक या परिरक्षण स्थिरांक होता है। सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी जो हम ये प्रोपोर्शन का निशान हटाकर इक्वल लगा रहे हैं उसके लिए हमने लगाया है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी की भी रेडियस, है ना। क्यों? देखो ध्यान से सुनिएगा, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ध्यान से सुनिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए जेड का मान सेम होता है। ये बात आप नोट करके रखिए। क्या वर्ड बोला? आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयंस होते हैं उनके लिए जेड का मान समान होता है, सॉरी एस का मान समान होता है, एस दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान समान होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसके लिए आप चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि सोडियम फ्लोराइड के लिए मुझे पॉलिंग मेथड से कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सोडियम फ्लोराइड के लिए पॉलिंग मेथड से रेडियस को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी मेथड से हम क्या करेंगे, सोडियम फ्लोराइड की दूरी पता कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट नोट करना, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हम क्या पता करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड फ्लोराइड। ओके गॉट इट। अगर हमें ये पता पड़ गई NaF, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हुई बच्चों, बताओ आप, रेडियस ऑफ सोडियम हुई ना बच्चों, रेडियस ऑफ सोडियम एंड रेडियस ऑफ क्या कहेंगे आप बताइए, फ्लोराइड। क्लियर है बच्चों, रेडियस ऑफ फ्लोराइड। तो मैं क्या लिखूंगी, रेडियस ऑफ Na प्लस एंड रेडियस ऑफ क्या, फ्लोराइड। क्लियर है यहां तक आपको? अब आप अगला स्टेप देखिएगा कि अगर आपको ये दो चीज पता है तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर इसकी डिस्टेंस हो गई, यहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, देन जेड माइनस सी, ओके, किसका है ये, फ्लोराइड का, सोडियम का है, और इसी तरह से सी, ये पॉजिटिव हो गया यहां पर, जेड प्लस माइनस
सी। ये हो गया DNAF, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से अगर हम पता करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.31 एंगस्ट्रॉम। किसकी है ये, डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड फ्लोराइड। ओके, नाउ अगर हम ये एस लिख देती हूं मैं इसको, क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ओके बच्चों, है ना। अब अगर हमें इसमें देखो सारी चीज अगर हमें पता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सारी चीजें अगर हमें पता है तो हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आप देखो बच्चों कि सोडियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है ना। इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 4.5 है। कितना है, 4.5। और जो आपका फ्लोराइड है उसके लिए जेड यानी परमाणु क्रमांक 9 होता है, और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसका बिल्कुल सेम होता है। ये भी मैंने आपको बताया ही था कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयंस होते हैं उनमें समान होता है, इसलिए इन दोनों का स्क्रीनिंग कांस्टेंट सेम है। और इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में करवाई थी स्लेटर्स रूल के अंदर। ओके बच्चों, वहां आप देख लीजिएगा। ओके, तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को, सो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 6.41, है ना। और जब आप इसको 6.41 को इस इक्वेशंस में रखेंगे, कौन कौन सी, Na प्लस वाली, दैट इज 6.41 अपॉन द, ये जो आपका फॉर्मूला है दैट इज क्या लिखा मैंने बताइएगा। ये अगर सोडियम की रेडियस निकालनी है तो Na प्लस इक्वल्स ये सी, है ना। और सोडियम के लिए है 11 माइनस 4.5, ओके, दैट इज 6.41। और ये कितना आ गया आपका बताइए, 5.5, है ना। कितना हो गया ये आपका, दिस वन इज 6.41 एंड ये गया इसका, दैट इज 6.5। कितना हो गया, 6.5 हो गया आपका। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द 0.95 एंगस्ट्रॉम, है ना। और इसी तरह से अगर आप रेडियस निकालना चाहें फ्लोरीन की तो हो गया C 9, है ना, जेड है 9 माइनस 4.5, दैट इज, ये रखिए C की वैल्यू 6.41 और ये कितनी हो गई बताइएगा, 4.5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1.63 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो बाय यूजिंग द पॉलिंग मेथड यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ आयंस, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस का मान सेम होता है। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन एंड लास्टली द एप्लीकेशन पार्ट। ओके, तो एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। नंबर 1 पॉइंट इज द डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशन यानी कि विकर्ण संबंध, है ना, रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। तो आपको पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, है ना। और इसके नीचे आता है सोडियम, सोडियम देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो आपको मालूम है कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि डायगोनल, यानी लिथियम, बेरिलियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन, है ना। ये जो पेयर है एलिमेंट्स का, दे शोज सेम प्रॉपर्टीज। आपको पता है बच्चों ये बात कि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलती है और बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती है, राइट। और इसके पीछे जो रीजन है वो एटॉमिक साइज ही है। क्यों, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। ध्यान से सुनना, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर आकार में कमी आती है, राइट। तो ये दोनों चीज अगर हम बनाएं तो क्या होगा, डायगोनली जाने पर लिथियम और मैग्नीशियम का आकार समान हो जाता है। इसी तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम का आकार समान होता है और कार्बन और सिलिकॉन का आकार समान होता है, राइट। सो दिस इज द रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो आप लिखिए, एप्लीकेशन सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी दो परमाणुओं के बीच बहुबंध का बनना। तो देखो जिसका आकार छोटा होता है उसके कक्षक आसानी से अतिव्यापन कर लेते हैं और वो बहुबंध बनाते हैं। मीन्स जैसे ऑक्सीजन है, क्योंकि आकार छोटा है, ये आपस में ऑर्बिटल्स इजीली ओवरलैप कर लिए इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन क्योंकि सल्फर का आकार ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है और वो इस तरह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती और इस तरह से वो
मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना करके S8 मॉलिक्यूल बनाता है जो कि सिंगली बॉन्डेड होते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ this, that is the atomic radii. Okay, now the third application is the radius ratio, that is the coordination number and crystal structure. Third application is the coordination number and crystal structure, यानी कि समन्वय संख्या और क्रिस्टल संरचना. देखो, हमें मालूम है कि जो रेडियस रेशो होता है, रेडियस रेशो RR इज द रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, है ना. तो अगर हमें किसी आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशो पता है, किसी आयनिक क्रिस्टल का अगर रेडियस रेशो पता होता है, तो हम उस रेडियस रेशो से उसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर का पता कर सकते हैं और उस कोऑर्डिनेशन नंबर से हम उसकी ज्योमेट्री भी ज्ञात कर सकते हैं. ओके, दिस इज नोन एज रेडियस रेशो रूल, त्रिज्यानुपात नियम. क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी कैटायन का अगर आकार बहुत ही छोटा है तो आप समझ सकते हैं कि उसको घेरने वाले एनायन की संख्या भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी. और अगर एनायन की संख्या उसको घेरने वाली कम हुई तो हम कहेंगे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लेस है ना. अगर इसकी उल्टी बात अगर मैं कहूं, क्या कि अगर किसी कैटायन का आकार बहुत ही बड़ा है, क्या होगा, अगर कैटायन का आकार बड़ा होगा तो उसको घेरने वाले एनायंस की जो संख्या होगी वो भी बहुत ही ज्यादा होगी. अगर घेरने वाले एनायंस की संख्या अगर ज्यादा हुई तो हम क्या कहेंगे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बहुत ही ज्यादा है, मोर है. और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो ज्योमेट्री उसकी अलग होगी. यानी कुल मिलाकर के कि हम इस रेडियस रेशो से की वैल्यू से हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री को बता सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस पार्ट. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी. ओके.